हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। दोस्तों, इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोब, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है दोस्तों, आज के इस चैप्टर को हम इस तरह के 3D मॉडल्स के द्वारा पढ़ने वाले हैं, जिसको हम इस तरह से घुमा भी सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके पोल को देखना चाहें तो हम इसको इधर से भी इस तरह घुमा सकते हैं, इसको जूम करके भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी जूम कर सकते हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दे। ठीक है, हमें एक एक डिग्री का अक्षांश और देशांतर पता चले। ठीक है, चलिए हम इसको सीधा घुमा लेते हैं और इसको इंडिया खोजते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे इंडिया ढूंढ लेते हैं। यहाँ देखिए, ये हमको इंडिया मिल गया और इसको हम इतने क्लियर तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो येलो कलर का लाइन दिखाई दे रहा होगा, हमें इन सभी लाइनों के बारे में भी पढ़ना है। दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लेटीट्यूड क्या होते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि इन अक्षांशों में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आर्कटिक सर्कल क्या होता है, अंटार्कटिक सर्कल क्या होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। दोस्तों, अगर हम इन सभी चीज़ों को हिंदी में बोले तो विषुवत वृत्त क्या होता है, ठीक है, कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, उत्तरी ध्रुव वृत्त क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त क्या होता है, इन सभी चीज़ों को आज हम इस 3D मॉडल के द्वारा समझने वाले हैं, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल वे में समझने का तरीका है। ठीक है, हम जब छोटे होते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो काफ़ी थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं और एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं। यही कारण है कि जब हम किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें चीज़ें क्लियर नहीं होती। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ हम समझेंगे इन अक्षांश और देशांतरों के बीच की दूरी के बारे में, और ये भी समझेंगे कि सन जो है, यानी सूर्य का जो प्रकाश है, उसमें हर अक्षांश कितने देर बाद पहुंचता है। ठीक है, और किन अक्षांशों के बीच किन देशांतरों के बीच कितने समय की दूरी होती है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अक्षांश मैंने कह दिया, देशांतर कहना था, कि किन देशांतरों के बीच कितने मिनट की दूरी होती है, सन को पहुंचने के लिए कितना समय लगता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम जानने वाले हैं। दोस्तों, मानक याम्योत्तर क्या होता है और किसी स्थान का स्थानीय मानक समय क्या होता है, क्यों डिसाइड किया जाता है, इन सभी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो दोस्तों आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। दोस्तों, शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लेते हैं, ताकि हम अपनी किताब से ना भटके। ठीक है, टॉपिक से ना भटके, इसलिए हम बुक को भी रीड करते रहेंगे। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, सबसे पहले पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव से थोड़ी चपटी है और मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए, और ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप होता है और वास्तविक प्रतिरूप भी होता है। ठीक है, ग्लोब विभिन्न आकार प्रकार के हो सकते हैं। दोस्तों, ग्लोब क्या है, सबसे पहला सवाल तो यही है। तो यहाँ पे आपको जो इमेज दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये ग्लोब है। ठीक है, अगर आप इसको गूगल में देखें तो आपको इस तरह का बहुत सारा ग्लोब दिखाई देगा 3D में। ठीक है, बहुत सारा ग्लोब होता है। ठीक है, इस तरह का आपके ऑफिस में भी होगा, या फिर आपके स्कूल के ऑफिस में भी ये हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ग्लोब में ये जो लाइन लगा हुआ है ना, लाइन, सुई जिसको बोलते हैं, ऊपर से नीचे, इसको कहते हैं अक्ष। ठीक है, और अगर हम इसको अंग्रेजी में देखें, इंग्लिश में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए, इसको कहते हैं एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं। तो ग्लोब जो है ना, ये सिर्फ इसी तरह का नहीं होता है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है बड़ा ग्लोब भी होता है, जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाए जा सकते। पॉकेट ग्लोब भी होता है, लेकिन पॉकेट ग्लोब रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब, इनमें हवा भरी जा सकती है। ठीक है, बड़े ग्लोब होता है, उसके बाद उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेने में बहुत परेशानी होती है, तो पॉकेट ग्लोब भी होता है, जिसको रखने के लिए सुविधा होता है और इसमें हवा भरी जा सकती है। ठीक है, और अगर कहीं इसको इधर उधर लेना है तो इसको हवा निकाल दीजिए, पॉकेट में डाल दीजिए और कहीं भी चले जाइए।
और जहाँ पे इसकी ज़रूरत है उसको हवा भर दीजिए तो फिर से ग्लोब बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी है दोस्तों। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या फिर लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ग्लोब को घुमाया जाता है जिस प्रकार पृथ्वी घूमती है, ये कह रहा है। तो पृथ्वी किस तरह से घूमती है, सबसे पहला सवाल तो हमें यही आता है हमारे मन में। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमारी पृथ्वी घूमती कैसे है। इसको अपनी स्थिति में जाने दीजिए, देखिए किस तरह से घूम रही है। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये बहुत धीरे धीरे घूमेगी। अभी ये वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। ठीक है, मतलब इधर से, इस वाले एरिया से ये इस तरह से घूम, ठीक है, ये वेस्ट है दोस्तों और ये ईस्ट है। आपको कभी भी सिखाया गया होगा, तो ये सिखाया गया होगा कि आप कोई भी मैप देखते हैं तो उसमें जो राइट हैंड वाला इलाका है मैप में जो है वो ईस्ट होता है। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड वाला इलाका है वो मैप में वेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ भी ठीक उसी प्रकार है। ये जो राइट हैंड है इधर हमारा ईस्ट है, और ये जो लेफ्ट हैंड है इधर हमारा ये वेस्ट है। तो वेस्ट से ईस्ट की ओर देखिए पृथ्वी किस तरह से मोशन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है पृथ्वी। ठीक है, और 1 घंटा में 15 डिग्री घूमता है। तो दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी कितनी गति से घूमता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोशन शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप किसी बिंदु को अंदाजा लगा करके देखिए। ये अभी यहाँ पर है। ठीक है, और देखिए कुछ देर में ये यहाँ पर होगा। ठीक है, मैं इस तरह कर्सर को यहीं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये जो हमारा पृथ्वी है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूम रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम वापस चलते हैं। वापस कहाँ चलते हैं, तो हमारी पुस्तक में चलते हैं ताकि हम टॉपिक से ना भटके। ठीक है, यहाँ लिखा है दोस्तों, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना बहुत कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति को कैसे बताई जाए। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, इसे अक्ष कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने अक्ष को बताया आपको। अक्ष क्या है, ये वाला अक्ष है, अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं एक्सिस। ग्लोब पर 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है वो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। अब ये सुई जो है कहाँ से घुसाई गई है, यहाँ से, ये उत्तर ध्रुव हो गया, और नीचे वाला जो सुई निकल रहा है वो हो गया दक्षिण ध्रुव। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। और ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी में इस तरह की वास्तविक सुई नहीं होती, वो उसमें सुई लगाया गया नहीं है, ये केवल एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, यह एक काल्पनिक रेखा है, लेकिन एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये एक्सिस तो है एक काल्पनिक रेखा, ठीक है, लेकिन एक और भी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब वो रेखा कौन सी है, तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से जो रेखा है ना, ये वाला, ये काल्पनिक रेखा है। इसको, ये वास्तव में नहीं है पृथ्वी में, लेकिन हमने इसको कल्पना के अनुसार बनाया है पृथ्वी को समझने के लिए। ठीक है, तो बीचों बीच हमने एक रेखा बना दिया जिसके उत्तर में पृथ्वी आधा हो जाता है, दक्षिण में उसका आधा हो जाता है। ठीक है, जैसे आप एक क्रिकेट बॉल को एज्यूम कीजिए, जब वो बीच से फट जाता है तो किस तरह का होता है, उसका ऊपर आधा होता है, नीचे आधा होता है। ठीक है, तो उस जहां से वो फटना है ना, उस लाइन को आप मार्क कर दीजिए। ठीक है, तो वो मार्क हो गया, तो उसी को मान लीजिए वो है क्या, विषुवत वृत्त, यानी उसको इक्वेटर कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए अब हम इस इक्वेटर को समझते हैं वहां पर, यानी 3D मॉडल पे। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये वाला जो पूरा लाइन है ना, ये पूरा का पूरा लाइन मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि हमने किताबें नहीं पढ़ी। ठीक है, यहाँ देखिए, ये अर्थ आपके पास है। ठीक है, इसको हम घुमा करके अपने देश के पास ले आते हैं, इंडिया। ठीक है, तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आता है। तो चलिए यहाँ पे हमको कुछ लाइनें दिखाई दे रही है, और हम बात कर रहे थे इस लाइन की। ठीक है, किस लाइन की, इस लाइन की, जिसका नाम क्या है, इक्वेटर। इक्वेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो विषुवत वृत्त। ठीक है, तो ये विषुवत वृत्त जो है ना, यहाँ पे अगर आप देखें गौर से, तो इसके ऊपर वाला इलाका, मतलब ये वाला इलाका, ठीक है, ये वाला इलाका पृथ्वी का आधा भाग हमें लग रहा है। ठीक है, देखिए
और इससे नीचे वाला इलाका ये भी हमें आधा भाग लग रहा है, ठीक है। तो पूरा आधा आधा भाग में बांट देता है। और ये जो लाइन है ना, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक नहीं है, ये पृथ्वी पे पूरा का पूरा एक चूड़ी के समान घुस गया है, ठीक है। यानी पूरा का पूरा गोल है। अगर आप इसको देखें इधर से घुमा के, ठीक है, इधर उल्टा करके, इधर भी ये इक्वेटर है, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा घुमा हुआ है इक्वेटर, ठीक है। तो चलिए हम फिर से भारत के पास आ गए। तो हमने समझ लिया कि इक्वेटर क्या है। दोस्तों इसमें एक बात और समझने वाली है, इक्वेटर के उत्तर में जो एरिया है, यानी इक्वेटर के नॉर्थ में, ठीक है, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, हिंदी में कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और जो इक्वेटर के नीचे वाला एरिया है उसको हम कहते हैं इंग्लिश में साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और हिंदी में हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध कौन है? इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, इक्वेटर के नॉर्थ वाला पार्ट। और इक्वेटर के साउथ वाला पार्ट क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इक्वेटर के नॉर्थ में क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और इक्वेटर के साउथ में क्या है? साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा कि इक्वेटर क्या है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अक्षांश आपको समझना है कि अक्षांश क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, तो अक्षांश को अंशों में मापा जाता है। और यहाँ क्या लिखा है? तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं प्रैक्टिकल तरीके से कि अक्षांश क्या है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये जो इक्वेटर है ना, इसके समांतर जो भी लाइनें खींची गई है, समांतर किसको बोलते हैं? पैरेलल, जिसका डिस्टेंस सेम हो, ठीक है, हर बिंदु पे, उसको कहते हैं पैरेलल और या फिर समांतर। तो इसके समांतर जो भी लाइन है उसको हम कहते हैं अक्षांश। और ये इक्वेटर जो है वो खुद भी एक अक्षांश है। देखिए इक्वेटर जो है ना, ये 0 डिग्री अक्षांश होता है, मतलब हम इसको डिग्री में मापते हैं। ये इक्वेटर जो है ना, ये 0 डिग्री अक्षांश है। और यहाँ से हम नापना शुरू करते हैं। यहाँ से आप एक लाइन ले लीजिए पृथ्वी के केंद्र तक, और उससे यहाँ तक एक लाइन ले लीजिए, तो ये 1 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री होगा, ये 3 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये इक्वेटर 0 डिग्री है अक्षांश, ये है 1 डिग्री अक्षांश जो कि यहाँ से इधर आया है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये 2 डिग्री अक्षांश है, ये 3 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। ठीक उसी तरह साउथ में भी है, ये 1 डिग्री अक्षांश, ये 2 डिग्री अक्षांश, जूम ही कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये 3 डिग्री अक्षांश है, सभी अक्षांश है। लेकिन जब ये भी 1 डिग्री अक्षांश है, ये भी 1 डिग्री अक्षांश है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि 1 डिग्री अक्षांश अगर हम बोले तो कैसे पहचानेंगे कि किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए हमको यहाँ का अगर 1 डिग्री अक्षांश को पॉइंट आउट करना है तो हम कहेंगे, क्योंकि ये इक्वेटर से ऊपर है, नॉर्थ में, इसलिए 1 डिग्री नॉर्थ अक्षांश हम कहेंगे, यानी 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहेंगे, ठीक है। और अगर हम नीचे की बात कर रहे हैं तो हम इसको कहेंगे 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं। उसी प्रकार अगर हम यहाँ की बात करें तो हम इस चीज को पॉइंट आउट करने के लिए कहेंगे 4 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, यानी 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहेंगे, ठीक है। ये 4 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है, ठीक है। और ये नीचे वाला जो है वो 4 डिग्री साउथ लेटीट्यूड है, यानी कि 4 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। तो उसी प्रकार हम इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे के अक्षांशों को इस तरह से पॉइंट आउट करके बताते हैं। हमें नॉर्थ और साउथ उसमें यूज करना पड़ता है। दोस्तों इस तरह से ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री तो है। लेकिन देखिए ये जो इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर से अगर हम चले जाएं 23.5 डिग्री, ठीक है, तो हमें एक बड़ा अजीब सा मिलता है। इसको हम कुछ विशेष नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं 23 डिग्री अक्षांश, ये देख रहे हैं 24 डिग्री अक्षांश, ठीक है। और यहाँ पे बीच में हम देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये भी एक अक्षांश है, लेकिन ये 23 डिग्री और 24 डिग्री के बीच में है, तो इसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश। और इसका नाम है दोस्तों, जो आपने बहुत सुना होगा, कर्क रेखा, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। दोस्तों अगर हम इसके और ऊपर चले जाएं, ठीक है, और ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, चलिए हमने और ऊपर चला गया, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ दिखाई देगा। अरे इतना ऊपर चले गए, नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और यहाँ पे 67 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहाँ बीच में है एक आर्कटिक सर्कल, ये भी एक अक्षांश है। लेकिन कितना डिग्री अक्षांश है?
तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसका नाम हम देते हैं आर्कटिक सर्कल अंग्रेजी में, और हिंदी में हम इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक है, उत्तरी ध्रुव वृत्त। आप इसको छोटा करके देखिए ये किस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें हैं। और ये उत्तरी ध्रुव वृत्त को आप इस तरह से भी देख सकते हैं, यहाँ देखिए पूरा का पूरा गोला दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। और अगर आप अक्षांशों को इस तरह देख रहे हैं तो चलिए थोड़ा और भी इसके बारे में जाना जाए। यहाँ पे 70, 78, 75 हो रहा है। ठीक है, ये अक्षांश घूमते जा रहा है, और जैसे ही ध्रुव के सामने हम लोग जा रहे हैं ये छोटा भी होते जा रहा है। ठीक है, घुमा कर देखिए ये 85 है, और छोटा कर और बड़ा करते हैं, यहाँ पे 89 और 90 में देखिए 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ना दोस्तों, वो एक पॉइंट है, वो गोला नहीं है। ठीक है, और वो पॉइंट क्या है, आपका नॉर्थ पोल है, यानी कि उत्तरी ध्रुव है। यहीं से वो सुई जो है ना वो अंदर घुसती है, जिसको कहा जाता है अक्ष। ठीक है, ग्लोब में। लेकिन ये वास्तव में कोई सुई नहीं है, इसी अक्ष पर पृथ्वी घूमती है, इसलिए इसको 90 डिग्री नॉर्थ पोल कहा गया है। ठीक है, 90 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो नॉर्थ पोल होता है, यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या है, तो पोल है। चलिए अब हम इसी तरह से साउथ में जा सकते हैं। हम यहाँ पे इक्वेटर पे चले गए, अगर हम 23.5 डिग्री साउथ में जाए तो हमको मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, अगर हम नीचे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जाए तो हमको मिलता है अंटार्कटिक सर्कल, जिसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक है, और अगर हम 90 डिग्री साउथ में चले जाए तो हमको मिलता है साउथ पोल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब हम यहाँ पे जानेंगे दोस्तों कि टोरिड जोन क्या होता है, टेम्परेट जोन क्या होता है, फ्रीज्ड जोन क्या होता है। ठीक है, यानी टोरिड जोन का मतलब है उष्ण कटिबंध क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे टेम्परेट जोन, इसका मतलब उपोष्ण कटिबंध क्या होता है। ठीक है दोस्तों, टेम्परेट जोन इसका मतलब है कि शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे ऊपर में कि फ्रीज्ड जोन क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी चीज़ों को जानने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम फिर से वापस बुक में चले जाते हैं, और उसके बाद यहाँ क्या क्या पढ़ना है वो हम देखते हैं। उसके बाद हम फिर से 3D मैप में जा कर के समझते हैं।